Assalamu alaikum to all. Today I will discuss the topic of biostatistics, that is how to displaying proportions or data in biostatistics. In this lecture we will discuss in detail how to represent data in biostatistics using a presenting ways, using a graphical ways. So before moving towards the details of the lecture, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज कर सके. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द डिटेल्स ऑफ द लेक्चर. So firstly we will discuss why we use graphical representation and why we use different graphs to represent the data in a representative ways. तो आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट वे जो है डाटे को प्रेजेंट करने का, वो नॉन डाउटेबल अगर हमारे पास डिस्क्रीट डाटा है तो वो हमारे पास जो वे है वो है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ्स हैं. ग्राफ्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि रीडर्स जो हैं उसको समझ सके, उसको पढ़ सके अच्छे तरीके से एज़ कम्पेयर टू दी टेबल्स. कि टेबल्स की एक एक ऑब्जर्वेशन को पढ़ा जाए, हम क्या करते हैं, अगर हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उसको प्रेजेंट करते हैं तो डाटा बहुत ही प्यारा आपको नज़र आ रहा होता है. आप हर कैटेगरी को, हर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है कि किन लोगों को ब्रांड पसंद है, उस पर मेजोरिटी ने किस तरह से आंसर दिए, यंगस्टर ने किस तरह से आंसर दिए, एल्डर्स ने कितने परसेंट किस तरह से आंसर दिया, जो बच्चे थे उन्होंने किस तरह से किया. तो 3 कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हमें पता चल जाता है, ठीक है, कि किस तरीके का ग्राफ शो हो रहा है. अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें जो ग्राफ्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा केयरफुली कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा केयरफुली इनको बनाना पड़ता है और उनको लेबल करना पड़ता है. हम ग्राफ्स को ऐसा इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, उसकी इतनी ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस करने की हमें ज़रूरत नहीं होती एज़ कम्पेयर टू टेबल्स, कि हम टेबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसकी वैल्यूज़ को बताते हैं. तो हमने ग्राफ अगर हम शो कर रहे हैं ना, तो एक सिंगल ग्राफ जो है वो अपनी स्टोरी खुद ही लोगों को बता रहा होता है. वो बता रहा होता है कि मेरा ये क्वेश्चन था, मैंने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया. इसलिए उसको ओवरऑल स्टोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उसकी ऑब्जर्वेशंस, उसकी सारी प्रेजेंटेशन और एक सूटेबल ग्राफ जो है वो सिलेक्ट करना पड़ता है. अगर फॉर एग्जांपल आपके कंपोनेंट्स आपने शो करने हैं, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो कौन सा ग्राफ सूटेबल है, अगर सिंगल कैटेगरी है तो कौन सा ग्राफ सूटेबल है. तो ग्राफ्स उसकी जो कंडीशन है, जो उनसे क्वेश्चन है उस लिहाज से, उसकी ऑप्शन के लिहाज से होना हो तो ज़्यादा बेस्ट होता है, ताकि वो अच्छे तरीके से अपनी स्टोरी को खुद ही टेल कर दे, ठीक है. तो हम डिफरेंट ग्राफ्स जो हैं मोस्टली आज डिस्कस करेंगे, कि जो मोस्टली बायोस्टैटिस्टिक्स में यूज़ होते हैं. बेसिक्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो सबको पता है. अगर किसी ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा हुआ कि बेसिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो डिफरेंट ग्राफ्स की हैं, तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं. तो फर्स्टली हम लोग डिस्कस करते हैं बार चार्ट्स को. जो बार चार्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा सूटेबल ग्राफिकल डिवाइस हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, कि कौन सा ग्रुप जो है वो कितनी प्रपोर्शन में हमें एक चीज़ बता रहा है, क्या वो रिप्रेजेंट करना चाह रहा है. ये एक बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर टाइप है ग्राफ की, जिसको हम लोग डिफरेंट प्रपोर्शंस को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं. कि फॉर एग्जाम्पल ये वाली लाइन जो है हमें बता रही है कि यंगर्स का क्या, आपके मतलब कितने परसेंट यंगर्स जो हैं वो एग्री करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने ज़्यादा एल्डर्स का, ये वाली बार जो है वो एल्डर्स के प्रपोर्शंस को बता रही है, ये वाली किड्स की प्रपोर्शंस को बता रही है, ये वाली जो है वो किस एज ग्रुप को बता रही है. आप डिफरेंट एज ग्रुप्स रख सकते हैं कि 17 to 18 एज ग्रुप के लोगों का ये इतने परसेंट उनका रिस्पॉन्स था कि वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या कमेंट कर रहे हैं, दूसरे लोगों का इतने परसेंट रिस्पॉन्स था कि वो क्या जो है इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं. तो हम डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव वे में, कि एक हमारे पास अगर क्वेश्चन है, ठीक है, एक हमारे पास ग्रुप है और उस ग्रुप की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट उसके जो कह लें कि उसके ऑप्शंस हैं, और उनको हमने डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करना है उसके प्रपोर्शंस को, तो हम लोग बार ग्राफ जो है वो यूज़ करेंगे. अगर हमारे पास आ जाते हैं
डिफरेंट क्वेश्चन हमारे पास एक है, लेकिन उसके अंदर जो हमारी कैटेगरीज हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो वेरी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एक्सपेंडिचर देख रहे हैं कि कितने यहाँ कितने ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो हैं वो मेडिकल जो हैं हमारे पास मेडिसिन्स पे कितने ज़्यादा हमारे जो है वो एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं, कितने ज़्यादा हमारा खर्चा आ रहा है। तो क्या है कि हमने उसको देखना है, इस पॉइंट को। तो हमने डिफरेंट तरीके से, हमने डिफरेंट, अब जहाँ जहाँ से सप्लाईज हमें आती हैं, हमने वहाँ का सारा अगर डाटा देखना है तो हम कैसे देखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल हमें इस कंपनी से इतनी सप्लाई आती है और हम इसको इतने पैसे देते हैं, तो हम उसके ग्राफ्स बना लेंगे। इसके अलावा अगर हम ये देख रहे हैं कि हेल्थ सर्विसेज किन किन एरिया में अच्छी है, किन किन शहरों में अच्छी है, और हमने सर्वे किया और हमने 4 शहर लिए, सियालकोट, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, और हमने उनकी हेल्थ सर्विसेज देखनी है, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि हमने उनके लोगों से पूछा, हमने उनके लोगों से क्वेश्चन ये फिल करवाया, उसमें एक क्वेश्चन था, उसको हम बता रहे हैं कि कितने लोगों की शहरों में हेल्थ सर्विसेज अच्छी हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला बार जो है वो बता रहा है कि फैसलाबाद में हेल्थ सर्विसेज एज कम्पेयर्ड जो है वो लाहौर के ज़्यादा अच्छी हैं, और लाहौर से ज़्यादा, लाहौर के बाद जो है वो सियालकोट में अच्छी हैं, और एंड पे हमारे पास इस्लामाबाद है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता दी कि भाई हमें सबको समझ आ जाए कि जी फैसलाबाद में इस टाइम अगर हमने सर्वे किया है तो फैसलाबाद में जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो अच्छी हैं, उसके बाद आ गई जी लाहौर की, एंड देन हमारे पास सियालकोट की, एंड देन इस्लामाबाद की आ गई। ठीक है, तो इस तरह हमें क्या समझ आ गई, हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इजीली समझ आ गई कि किस तरीके से बार चार्ट जो है वो हमें एक पूरी स्टोरी जो है वो टेल कर रहा है, क्योंकि नीचे उसने हमें जो है यहाँ पर टाइटल में बता दिया जाता है कि हम क्या चीज़ के बारे में ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ऊपर एक प्रोपोर्शन सेट कर दिया जाता है कि ये लोग जो है ये इतने % इस बात पे एग्री करते हैं। ठीक, अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं कि हमने एक सर्वे किया और अमेरिका में, और वहाँ पर क्या था कि चिल्ड्रंस में हमने सर्वे किया कि लास्ट ईयर्स में किन किन लोगों ने फिज़िकल चेकअप जो है वो नहीं करवाया और कब से नहीं करवाया। ठीक है, मतलब लास्ट फ्यू ईयर से करवाया उन्होंने कि नहीं करवाया। तो उनमें हमने सर्वे किया और हमने स्टडी करने के बाद 2 हमने डिफरेंट स्कूल्स ले लिए, और उन 2 डिफरेंट स्कूल्स के अंदर हमने सर्वे किया। उससे हमें पता चला कि एशियंस जो हैं वहाँ के रहने वाले, वो 26.4% जो है उन्होंने लास्ट ईयर से कोई भी चेकअप नहीं करवाया फिजिकल, 17.7% ब्लैक्स ने नहीं करवाया, और 16.1% जो है वो नेटिव अमेरिकन्स ने नहीं करवाया। उसके अलावा हिस्पैनिक्स जो हैं 10% लोग, उन लोगों ने भी नहीं करवाया, और वाइट जो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं 6.5% लोग, उन्होंने भी फिजिकल चेकअप जो है और लास्ट ईयर से नहीं करवाया अपने बच्चों का। तो हमने ये सर्वे किया और हमने ये प्रेफर किया था कि हम बता सके लोगों को कि कितने लोग किस कम्युनिटी के लोग थे जो स्कूल में पढ़ते थे, जो लोगों ने अपना फिज़िकल चेकअप नहीं करवाया। और आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में तो इंडिया में इस चीज़ को इतना मैटर नहीं किया जाता, लेकिन जो बाहर की कंट्रीज़ हैं उधर मैटर किया जाता है कि वो कहते हैं कि वीकली या मंथली बेसिस पे अपना फिज़िकल चेकअप करवाएं, ताकि अगर कोई भी मसला है बच्चों में या बड़ों में तो वो हमें डायग्नोज हो जाए। ठीक है, तो वो करवाया जाता है। कुछ लोग मंथली ना करवाएं तो वो 6 मंथ्स के बाद करवा लेते हैं, ईयरली करवा लेते हैं, लेकिन करवाते हैं, प्रेफर की जाती है चीज़। ठीक, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट पाई चार्ट। अब पाई चार्ट हम सबको पता है कि वो सर्कल होता है एक, ठीक है, और वो सर्कल पे कंसिस्ट कर रहा होता है, और सर्कल को हमें डिवाइड किया होता है, और वो डिवीजन हमें ओवरऑल सर्कल जो होता है वो 100% होता है, और उसकी जो डिवीजन है उसको हम कैटेगरीज के लिहाज से, आंसर्स के लिहाज से डिवाइड कर देते हैं परसेंटेज के लिहाज से। जिस तरह हम बार चार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट प्रोपोर्शंस में, और हमें शो हो रहा है कि कितने % लोग क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं। इस तरह पाई चार्ट भी अपना प्रोपोर्शन खुद सेट कर देता है, और वो बता देते हैं कि कौन से जो पार्ट है वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है। अब पाई चार्ट और बार ग्राफ में फ़र्क ये है कि जो पाई चार्ट है वो हम लोग एक ग्रुप के लिए सिर्फ ना बना सकते हैं। ठीक है, और एक ग्रुप को फॉर एग्जांपल अगर हम लोग हेल्थ कंडीशंस देख रहे हैं पाकिस्तान में, तो हमने वो एक ग्रुप के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सिर्फ वहाँ के जो
रूरल एरियाज़ वाले लोग हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्बन्स को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा कि उनकी हेल्थ कंडीशंस किस तरह की है, तो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। एज़ कम्पेयर टू बार चार्ट में हम कंपोनेंट बार चार्ट भी बना सकते हैं कि वो डिफरेंट कंपोनेंट्स को, डिफरेंट ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन जो पाई चार्ट है वो सिर्फ एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सकता है एक टाइम। हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं पाई चार्ट की, कि हमने एक सर्वे किया और हमने देखा कि पंजाब में, ठीक है, पाकिस्तान के सूबा पंजाब में 2022 जो है उसके अंदर कितनी ज़्यादा जो है वो डेथ्स हुई हैं और उनकी वजह जो है, जो हमने सर्वे किया है वो क्या रही है। तो हमें पता चला कि ये वाला जो एरिया है, यानी कि जो रेड वाला एरिया है, वो हमें क्या चीज़ शो कर रहा है कि ये जो 25% लोग जो हैं वो हार्ट डिजीज़ की वजह से जो है वो फोत हुए हैं, ठीक है, वो उनकी डेथ हुई है। उसके बाद जो है ये जो ब्लू वाला एरिया, ये हमें शो कर रहा है कि ये जो कैंसर जो है 20% लोग जो है कैंसर की वजह से जो है मरे हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो ग्रीन वाला एरिया वो शो कर रहा है कि भाई 17% या ऑलमोस्ट 12% जो है वो हमारे पास हाइपरटेंशन की वजह से डेथ हुई हैं, और 38% जो है वो अदर वजह है, यानी कि किसी को बुखार हो गया, किसी को कोई वायरस अटैक कर गया, उसकी वजह से जो है वो डेथ हुई हैं, ठीक है। यानी कि उनको थोड़े थोड़े माइनर थे और हम उसको ओवरऑल जो है उनको रिप्रेजेंट कर दिया गया कि भाई 38 और वजूहत थी, लेकिन मोस्टली जो थी वो कैंसर थी, हाइपरटेंशन थी, और हमारे पास कैंसर की वजूहत थी जिसकी वजह से डेथ हुई हैं पंजाब के सूबे में, ठीक है। एक ओवरऑल सर्वे जो है रिप्रेजेंट कर दिया गया। थर्ड वन ग्राफ है हमारे पास लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ जो है वह बहुत ज़्यादा सूटेबल है जब हमारे पास सिर्फ एक करैक्टरिस्टिक है और इस करैक्टरिस्टिक की हमने इंक्रीज या डिक्रीजिंग ऑर्डर को शो करना है कि कितने परसेंट वो ज़्यादा हुआ, कब कम हुआ, कब कम नहीं हुआ। और इसके ये एक लाइन में शो होता है और बताता है कि एक सीक्वेंस सा बताता है कि अपनी लाइन में के, और इसके पॉइंट जो है वो जॉइंट होते हैं ताकि हम इजीली बता सकें कि किस ईयर में या किस पॉइंट पे क्या हुआ। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि डेथ हुई वुमन की यूएस में, तो 1984 में जी डेथ रेट कम था, फिर 1985 था उसमें डेथ रेट ज़्यादा हो गया, फिर उसमें डिक्रीज़ हुआ, फिर इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। यहाँ हम अगर फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है वो किस तरीके से बढ़ा, तो हम कह रहे हैं जी मंडे को कोरोना वायरस के जो केसेस थे वो कम थे, ट्यूसडे को इतने हुए, वेडनेसडे को भी कम आया एज़ कम्पेयर ट्यूसडे, एंड देन फिर वो रैपिडली इंक्रीज हो गया। यानी कि एक ट्रेंड जो है इस तरह का वो शो करता रहता है और बताता रहता है कितने परसेंट जो है इंक्रीज या डिक्रीज आई है इस चीज़ में, ठीक है। या हार्ट पेशेंट्स की वजह से डेथ्स कितनी हुई, या हार्ट पेशेंट्स कितने आए, इंक्रीज हुए रोज़ के डिक्रीज हुए। अब हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं लाइन चार्ट की, कि हमने यूएस की वुमन थी और हमने उनका डेथ रेट देखा कि 1984 में जो है वो कितना डेथ रेट है उनका, वो है 792.7, ये क्यूड डेथ रेट है। और उसके बाद ये एक रिप्रेजेंट किया कि डिफरेंट ईयर्स में किस तरीके से जो डेथ रेट है वो इंक्रीज़ हुआ है कि डिक्रीज़ हुआ। तो आप एक इमेज जो देख सकते हैं कि किस तरीके से इंक्रीज़ हुआ, कितने केसेस इंक्रीज़ हुए हैं, कितने केसेस डिक्रीज़ हुए हैं। तो लाइन ग्राफ से चीज़ जो है वो इजीली हमें शो हो जाती है। होप सो कि आपको जो है आज का लेक्चर बायोस्टैटिस्टिक्स पे समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग अपने डाटे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को यूज़ करके, और कौन सा ग्राफ जो है किस तरह के डाटे के लिए सूटेबल होता है। तो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ, नई वीडियो के साथ, और मेरे चैनल को देखते रहिए और काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।